सूत्र है जातेर स्त्री विषयाद अयोपधात। तो इस सूत्र में जाते हैं तो जाते हैं पंचमी विभक्ति एक वचन, अस्त्री विषयात पंचमी विभक्ति एक वचन और अयोपधात पंचमी विभक्ति एक वचन। और बाकी पूर्व से जो निवृत्ति आ रही है वे आ ही रही है। तो एक एक शब्द को ही देखें। एक जाति की बात की गई है यहाँ पर कि जातिवाची शब्द, और उसके साथ में अस्त्री विषयात। आप यदि इसको हम शब्द को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो स्त्री स्त्रियाः विषयम, स्त्री विषयम और न स्त्री विषयम, अस्त्री विषयम। तो स्त्री जो है विषय जिसका है वो अर्थात नियत नित्य जो स्त्रीलिंग है उसके लिए यहाँ पर जिसे क्या कहते हैं, ये स्त्री विषय और अस्त्री विषय। अगला शब्द है अयोपधात। ठीक है, यकार जिसकी उपधा में न हो। जी कृपया माइक म्यूट कर लीजिए। ये दो तीन यहाँ पर कंडीशंस हैं, अब इसका अर्थ देखते हैं। तो कहते हैं जातिवाची यत न स्त्रियाम, जो जाति वाची शब्द है लेकिन उसके लिए कह रहे हैं अस्त्रियाम, जो स्त्रीलिंग में वर्तमान नहीं है, या ये कह लीजिए कि जो स्त्रीलिंग का कथन नहीं करता है, या जो नित्य स्त्रीलिंग में है उसको छोड़कर। फिर कह रहे हैं अयोपधम स्त्रियाम नियतम अयोपधम च। अयोपधम यकार उपधा में है जिसकी वो योपद उपधा, य उपधा में है तो वो योपद, और न योपद करके अयोपद शब्द बनेगा। तो अयोपधम जिसकी उपधा में य नहीं है, पहले भी यह उपधा आ चुकी है और उस उपधा के बारे में जिसे क्या कहते हैं हमने चर्चा की है। हाँ मनोज जी कुछ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन तो यही शो करते हैं आपके जो भी। हाँ दिख नहीं रहा सर, अध्ययन सामग्री नहीं दिख रही है। एक निमेष महोदय। हाँ नरेंद्र महोदय भवान तत्र अस्ति? अहम् अस्मि, मम पार्श्वे सङ्गणकं न अस्ति इदानीम्। अहं मोबाइल आरम्भं कृतवान्, इदानीम् एवमेव चलति। तो आज के लिए थोड़ा सा ये परेशानी रहेगी कि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी आज। तो जैसा जगमोहन जी जिस तरह से बता रहे हैं उसको थोड़ा सा अपने पास आप लोग लिखने का थोड़ा कष्ट करें ताकि सामग्री भी रहे और समझ में भी आए।
नहीं, यदि स्क्रीन शेयर करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ, यदि आप मुझे को होस्ट बनाएंगे तो। आप को होस्ट हैं महोदय? अच्छा, मैं हूँ। जी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। हाँ मोदी जी, बड़ा यहाँ पर गड़ी आता है बड़ा। हाँ बड़े अब बताइए, कुछ दिखाई देना शुरू हुआ क्या? आम महोदय, दृश्यतु। अस्तु अस्तु, चलो शोभनम। लेकिन अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये देखिए क्या है कि बाई चांस मेरे इसमें लैपटॉप में ये भहमी व्याख्या पड़ी हुई है, तो वही मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में। तो देखिए, जातिवाची यत न च स्त्रियाम, जो जातिवाची शब्द हो लेकिन वो स्त्रीलिंग में वर्तमान नहीं होना चाहिए। ततः स्त्रियाम गीश शात, तो उससे गीश प्रत्यय होता है। पहला उदाहरण देते हैं तटी। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, नमो नमः महोदय। नमो नमः। दूसरा जो उदाहरण है वह है वृषली। तीसरा जो उदाहरण है कठी। चौथा उदाहरण है बहुवृचि। ये यहाँ पर इन्होंने 4 उदाहरण दिए हुए हैं। और जाति का मतलब क्या है? यद्यपि जब यहाँ पर आप इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में तो इस विषय में कुछ ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन जो दूसरे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर एक कह लीजिए कारिका उपलब्ध होती है, जो कि ये भहमी व्याख्या में भी इन्होंने यहाँ पर उद्धृत की है। आकृति ग्रहणा जाति लिंगानाम न च सर्वभाग सकृद आख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम च चरणै सह। ये यहाँ पर जाति की परिभाषा दी है कि जाति वास्तविकता में क्या है। तो सामान्य रूप से एकदम से जाति शब्द आते ही हम जो वर्तमान में जो जाति शब्द प्रचलित है कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी जाते हैं, लेकिन ये जो वैशेषिक दर्शन में समान प्रस्वात्मिका जाति जो कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये उसी की तरफ संकेत है। इस श्लोक में जाति के 4 लक्षण दिए गए हैं, वो भहमी व्याख्या स्पष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो कहते, यद्यपि ये डायरेक्ट के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में ये पंक्ति नहीं है, फिर भी चलिए आज यदि शेयर हो गई है स्क्रीन तो मैं इसको बता देता हूं। तो आकृति ग्रहणा जाति गृह्यते अनेनति ग्रहणम व्यंजक, जिसके द्वारा कोई चीज व्यंजित होती है, अभिव्यक्त होती है, कह लीजिए जिससे हमारी पहचान में आती है। आकृति ग्रहणम, ग्रहणम का अर्थ है व्यंजकम। आकृति को देख के आपको पता चलता है कि ये चीज है, वो कह रहे यस्याह सा आकृति ग्रहणा, आकृति से पहचाने जाने वाली जाति होती है, जिसको आप आकृति से पहचानते हैं। उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे कुक्कुट। आपने मुर्गे को देखा और आप फिर उसके बाद में कभी भी कहीं भी मुर्गा देखते हैं तो आप उससे पहचान जाते हैं। आपने किसी कुकर को देखा तो वो भी आप उसमें पहचान जाते हैं। तो ये जो जातिवाची प्रातिपदिक हैं, फिर कहते हैं अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में इनसे
इनसे प्रकृत ये जो सूत्र द्वारा ङीष प्रत्यय होकर भ संज्ञा का आकार लोप होकर विभक्ति कुक्कुटी मुर्गी, सुकरी सुअर की मादा ये सिद्ध हो जाते हैं। अगला शब्द जो तट शब्द है, तो हमें लगता है कि सामने तट में क्या जाती है, उसको इन्होंने स्पष्ट किया यहाँ पर। इसी प्रकार तट शब्द भी जाति वाचक है, क्योंकि जल के समीप प्रदेश में एक तट को देखकर अन्यत्र सब तटों का ज्ञान हो जाता है। अतः जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर भी ङीष प्रत्यय हो गया तो तटीय प्रयोग बना। दूसरा कह लीजिए, अब आगे कहते हैं लिंगानाम न च सर्वभाग या सर्वाणि लिंगानि न भजते। और दूसरा क्या है, सकृत निग्राह्य। महोदय एक निमिष, ये बाकी लोग अपने अपने माइक को म्यूट करके रखें कृपया, अन्यथा अगर मैं यहाँ से एक बार म्यूट कर दूंगा तो फिर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, तो उस समय आप लोगों को प्रश्न पूछने में समस्या होती है। अभी ऐसे क्या होता है कि आप लोगों के बैकग्राउंड से इतना शोर आ रहा है कि महोदय क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता बहुत लोगों को। तो कर दीजिए सबको, सही रहेगा। सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए हम कक्षा करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जी जी, अपने आप कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर ये जाति की दूसरी परिभाषा और सकृत आख्याता निग्राह्य, वही है कि एक बार आपने उसको देखा, उसके बाद में फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के उपदेश के बिना भी अपने आप जो गृहीत हो जाती है वो जाति होती है। उसी को स्पष्ट कर दें, किसी व्यक्ति में एक बार जिसके कथन से अन्य अनेक व्यक्तियों में उसका बोध हो जाए उसे भी जाति समझना चाहिए। किसी व्यक्ति में एक बार जिसके कथन से अन्य व्यक्तियों का बोध हो जाए वो भी, परंतु ऐसा शब्द त्रिलिंगी या सर्वलिंगी नहीं होना चाहिए, ये एक बात। इसलिए कहा कि ये जो करेंगे लिंगानाम न च सर्वभाग। यथा किसी को जब वृषल शूद्र कह दिया जाए तो उसके पिता, पितामह, पुत्र, भ्राता आदि का भी वृषलत्व स्वयं विदित हो जाता है। इस तरह यह वृषल प्रातिपदिक जातिवाचक हुआ। इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रकृत सूत्र से ये हो गया। और अगला जो कहते हैं फिर उसका द्वितीय लिंगानाम न च सर्वभाग, जो शुक्ल आदि जो त्रिलिंग प्रातिपदिक हैं उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीष प्रत्यय नहीं होगा। महोदय भवान माइक म्यूट अस्ति। जी, आपने शायद किया ना, इसलिए मेरा भी हो गया शायद। चलिए, अब हो गया, आवाज आ रही है अब? जी महोदय आ रही है। हाँ हाँ, चलिए। अंजू ने कुछ हाथ खड़ा किया है। हाथ नीचे हो गया महोदय, आप कंटिन्यू कर। चलिए ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार ये दूसरा लक्षण यहाँ बात हुई कि देखिए एक व्यक्ति को आपने कहा तो दूसरे व्यक्तियों का भी उससे अपने आप ही पता चल गया, तो इसलिए वृषली यह शब्द बना। दूसरा, वो तीनों लिंगों वाला शब्द नहीं होना चाहिए, इसलिए शुक्लः पटः, शुक्ला शाटिका, शुक्लम पुष्पम कह लीजिए। तो इसलिए शुक्ल शब्द जो है ये तीनों लिंगों में हो, इससे ये नहीं होगा। इस द्वितीय लक्षण के अनुसार फिर कहते हैं यहाँ पर ब्राह्मण शब्द जाति के इससे भी प्रकृत गिस होता है, इसलिए परंतु यार यहाँ इससे भी, परंतु सारंग रव आदि गण में इस गण का पाठ होने के कारण यहाँ पर इससे ङीष को बात कर गिन प्रत्यय हो जाता है। ये उसको ब्राह्मणी के लिए बताया है। तो आप ये देखिए गोत्र, और तीसरा जो है गोत्रम च चरणैः सह, गोत्र अर्थात
गोत्र अर्थात अपत्य प्रत्यांत प्रातिपदिक। अब अपत्य आपको पता है, तस्यापत्यम, उस यह उसका संतान, उसका पुत्र, इस अर्थ में प्रत्यय होते हैं। दशरथ का बेटा दाशरथी, इस प्रकार से वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो ये सब जो है ये अपत्य प्रत्यांत प्रत्यय ऐसे जो होते हैं उनसे फिर प्रातिपदिक बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि गोत्र था अपत्य प्रत्यांत प्रातिपदिक तथा चरणवाची वेद शाखा अध्येत्रीवाचक प्रातिपदिक भी जातिवाचक होते हैं, ये ऐसे कह रहे हैं। अर्थात उससे भी हमें कई बार जाति का बोध होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कह लीजिए कठ का उदाहरण दिया है यहाँ पर इन्होंने, जैसे कि यहाँ पर कठी का चरणवाचक कठेन प्रोक्तम कठी। तो यहाँ पर जो कठ ऋषि है उसके द्वारा जो प्रोक्त शाखा है, उसको पढ़ने वाली स्त्री, तो यहाँ पर जिसे क्या कहते हैं कि उसको भी एक जातिवाची मान लिया गया है। और ये इसमें उदाहरण दिया इन्होंने कठ का। और बहुवृचि, उसी प्रकार से बहुवृचि जो है ये जो ऋक है उसको पढ़ने वाली स्त्री, इस प्रकार से जो है ये होगा। तो जाति का यहाँ पर देखिए बड़ा वो कॉन्सेप्ट है। और जाति को क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी को बहुत ज्यादा उन्होंने कह लीजिए, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा कह लीजिए एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर, लेकिन जो आचार्य लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जाति को इस रूप में परिभाषित किया है। अब कहते हैं जाते हैं किम। भाई आप अपने आप ही पूछ रहे हैं कि आपने सूत्र में जाति रखा है, यदि जाति शब्द हम सूत्र में ना रखें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो उसका आगे कहते हैं जाते रीति की मुंडा। तो मुंडा जो है ये मतलब जिसने सिर मुंडाया हुआ है, अपने बालों को कटा लिया। तो ऐसे ये जो मुंडा शब्द है यह जाति के रूप में कह लीजिए उस में नहीं स्वीकृत है या नहीं माना जाता है, इसलिए इससे जो है निष्प्रत्यय नहीं हुआ। अगला है अस्त्री विषयात किम। भाई आपने कहा कि स्त्री विषयक नहीं होना चाहिए, तो अर्थात एक प्रकार से कोई पुल्लिंग शब्द होगा उसी से, जिसे क्या कहते हैं कोई जाति जो है ऐसा शब्द होता है कि स्त्रीलिंग में भी बहुत सारे शब्द प्रचलित होते हैं, तो वो बलाका। तो बलाका शब्द जो है यह जातिवाची तो है, लेकिन यह जातिवाचक होते हुए भी नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, अर्थात इसका पुल्लिंग प्रयोग ही नहीं होता भाषा में। तो इसलिए यहाँ पर यह रखा अयोपधातिथि किम। आपने कहा कि यकारोपधा में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्यों? क्षत्रिय जो है ये भी जातिवाचक शब्द है, तो क्योंकि जैसे इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर इसलिए, लेकिन यकार का बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि यकार उपधा वाले होने पर फिर भी उनमें जो है गिश प्रत्यय देखा जाता है। तो इसीलिए ये जो है कह लीजिए इन्होंने एक ये पढ़ दिया योपध प्रतिषेधे, कि भाई ये जो हमने अयोपधात कहा है ना सूत्र में, ये वार्तिक है। हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः, ये जो शब्द इस वार्तिक के अंतर्गत पढ़े हुए हैं, इन प्रातिपदिकों से तो क्या होगा? नीश प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात हई गवई मुकई ये, और हलस्तदित से पहले आया उससे यह लोप होकर जो इन्होंने बताया मनुषी, मनुष्य से मनुषी, मत्स्य से ज्ञान से यह लोप मत्सी। तो इससे जो है ना ये यहाँ पर जो सूत्र से प्राप्त था वार्तिक के द्वारा निषेध हो रहा था, उसको वो प्राप्त करा दिया। तो ये कह लीजिए जातिरित्री विषयाद योपधात हो गया। और उसके आगे का जो अगला अग्रिम सूत्र है वो कहते हैं इतो मनुष्य जाते हैं। देखिए ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आकारांत के उदाहरण आप देखेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर से आकार की अनुवृत्ति आ रही है, अदंत की अनुवृत्ति आ रही है,
इसीलिए यद्यपि सूत्र के अर्थ में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसको उन्होंने समाहित किया है। इसीलिए अगला सूत्र, अब अन्य जो अग्रिम सूत्र है अर्थात जो इतो मनुष्य जाते हैं, वो लगभग वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें इकारांत, क्योंकि पहला जो था वो अकारांत से था, अब ये इकारांत जो जातिवाचक शब्द है उससे भी जो है ङीष प्रत्यय हो सके, इसके लिए अगला सूत्र ला रहे हैं। इतो मनुष्य जाते हैं। अब इतः ई धातु, ई शब्द जो है ये यहाँ पर इकार के लिए, उसमें त लगा हुआ है, इत, अर्थात जब केवल हमें उसी का ग्रहण होता है, करना होता है उसी अक्षर का, तो हम तपर लगाते हैं, तो वही है ये इतः मनुष्य जाते हैं। मनुष्य जो जाति है उसका जो उसके वाचक कह लीजिए जो शब्द हैं उनसे भी, अर्थात जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो कई प्रकार का है, केवल एक प्रकार का जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, जो देखिए सूत्र यदि हम देखें, वृत्ति तो कुछ नहीं लिखा है, वृत्ति में तो केवल ये इतो मनुष्य जाते हैं ङीष बस, और उदाहरण दे दिया दाक्षी। तो लेकिन मनुष्य जातिवाचिक, जातिवाची जो शब्द है, जातिवाचक जो शब्द होगा, और कैसा हो वो जातिवाचक शब्द हो, ह्रस्व इकारांत होना चाहिए। तो इसलिए इतः तपरकर्ण जो लगाया है, उस तपरकर्ण के कारण से यहाँ पर केवल इकार का ही ग्रहण होगा, ह्रस्व इकार का। तो उस प्रातिपदिक से परे ङीष प्रत्यय हो जाता है इस तृतीय की विवक्षा है। इसका मतलब है दक्ष, जैसे आजकल हम कहते हैं बहुत सारे नाम, सारे नेम कह लीजिए लगाते हैं, या किसी समाज को बहुत सारी जातियां के नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो ये भी कह लीजिए मनुष्यों में भी इस प्रकार का जो डिवीजन अभी भी है, उस समय भी था किसी न किसी रूप में। ये यहाँ पर इससे स्पष्ट कह लीजिए हमें पता चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं ये आगे कि भाई उदाहरण जो दिया हुआ है दाक्षी, अब सबसे पहले तो दक्ष है, ठीक है, और दक्षस्यापत्यम, दक्षस्यापत्यम स्त्री दाक्षी, पहले जो है जो दक्ष प्रातिपदिक है उससे अपत्य अर्थ में कह लीजिए संतति अर्थ में पहले ईय प्रत्यय होता है, अतः ईय सूत्र से, और वो सारी प्रक्रिया होने के बाद में दाक्षी शब्द बनते, जैसे दशरथ का पुत्र दाशरथी ही है। और अब क्योंकि ये जिसे क्या कहते हैं कि जो दाक्षी शब्द है यह है पूर्व जो हमने जाति का लक्षण पढ़ा है, तो यहाँ पर ये जो है ना गोत्रम च चरणै सह, इसके कारण से जातिवाचक है। तो इससे जिसे क्या कहते हैं फिर, लेकिन इकारांत इस सूत्र के द्वारा हमने इसको विधान कर दिया कि इकारांत से भी, क्योंकि वो अकारांत से कर रहा था, तो इससे जो है गिस प्रत्यय हो गया, और गिस प्रत्यय होने के बाद में दाक्षी प्लस ई, और उसके पश्चात जो है जो ई आया है, नीश का ई है, इसके पर रहते जो दाक्षी में पहले से छोटी ई है उसका लोप हो जाएगा और आपका बनेगा दाक्षी, बड़ी हो गए। तथा पुल्लिंग में जो है ह्रस्व इकार है और स्त्रीलिंग में वो दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ही प्लक्षस्यापत्यम प्लाक्षी, ये उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, और भी ये, और उसके बाद में वही पूरा प्रकरण वही चल रहा है। इकारांत को कर दिया आपने, लेकिन उकारांत को तो नहीं होगा, क्योंकि उकारांत जातिवाचक शब्द आ जाए, तो इसलिए अगला सूत्र बना दिया कि भाई पहले अकारांत को किया, नहीं अकारांत से भी होता है, इकारांत से भी होता है, फिर उकारांत से भी होता है। तो अगला सूत्र जो है उंगुतः, तो यहाँ पर
उंग, उतः, जैसे इतः था यहाँ पर उतः हो गया, यहाँ पर ऊ में ता लगा जिसका मतलब उकार, ह्रस्व उकार, तो इसलिए अर्थ करते हैं उदंतात, उकार जिसके अंत में अर्थात ह्रस्व उकारांत जो शब्द है। और दूसरी शब्द क्या रखी, अयोपधात, वो चल ही रहा है पूरा, यकार उपधा में नहीं होना चाहिए। मनुष्य जाति वाचिनः स्त्रियाम उंशात, उससे जो है उंग प्रत्यय होता है, तो आपका कुरु शब्द, ठीक है, कुरु के पुत्र है? कौरव हम बोलते हैं, पांडु के पुत्र पांडव बोलते हैं। तो यदि जातिवाची कह लीजिए उकारांत है, उससे भी जिसे कह लीजिए ये हो जाएगा। और कुरु है, उससे स्त्रीलिंग में जब क्या है कि आप ऊं करेंगे तो ऊं करने के बाद में दीर्घ उकार हो जाएगा। और ये कुरु की लड़की, कुरोह अपत्यम स्त्री, पहले अपत्य अर्थ में यहाँ पर से, यहाँ पर जिसे क्या कहते हैं करके कुरु ही बनेगा, क्योंकि ये बताते हैं, देखिए कुरु शब्द से तस्यापत्यम अर्थ में पहले ण्या प्रत्यय होगा और इस सूत्र से फिर उसका लुक हो जाता, स्त्रियावंती कुंती कुरुभ्यश्च से, इस प्रकार यहाँ पर जो है वो कुरु बनता है पुल्लिंग में। और जब कुरु शब्द से जब स्त्रीत्व की कक्षा में आप ऊं प्रत्यय कर देंगे तो इधर भी ऊ, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर सवर्ण दीर्घ होकर कुरु ऐसे बन जाएगा। तो ये एक बताया आपको। उसके बाद में फिर कहते हैं अयोपधात किम, भाई आपने यकार उपधा में नहीं, अध्वर्यु, तो अध्वर्यु जो शब्द है, ठीक है, ठीक है, तो अध्वर्यु उकारांत तो है, लेकिन यकार इसकी उपधा में आ गया है, इसलिए यह यहाँ पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। और देखिए जब कोई प्रत्यय हुआ नहीं तो उसके बाद में फिर एज इट इज ही ये रह गया। तो अध्वर्यु ब्राह्मणी, अर्थात अध्वर्यु ब्राह्मण और अध्वर्यु ब्राह्मणी, अध्वर्यु यहाँ पर स्त्रीलिंग में फिर सेम ही रह गया, उकारांत है। तो ठीक है, उसके बाद में अगला सूत्र करते हैं कि पंगोश्च, जो पंगु शब्द है, पंगु आप जानते हैं किसका, पंगु शब्द का अर्थ क्या होता है, लंगड़ा, पंगुम लंघयते गिरिम हम कहते हैं ना। तो पंगु शब्द जो है यह जातिवाचक शब्द नहीं है, इसलिए पिछले सूत्र से जातिवाची न होने के कारण से यहाँ पर ऊं प्रत्यय नहीं हो सकता था, इसलिए अग्रिम सूत्र करते पंगोश्च। ऐसा मिलता है कि भाई पंगु एक तो पुल्लिंग में है और कोई स्त्री भी तो पंगु हो सकती है, तो इसलिए कहते हैं उसको पंगु। तो यहाँ पर जिसे कहें उससे भी जो है ऊं प्रत्यय हो जाएगा और बनेगा आपका ये रूप सूत्र पंगुहु। इसी पे एक वार्तिक भी दिया हुआ है कि स्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च, जो स्वसुर प्रातिपदिक है उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में पुम योग में कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अर्थात स्त्रीत्व जब ससुर शब्द से ऊं प्रत्यय हो जाता है तो जो ससुर शब्द है उसके उकार तथा अकार का लोप हो जाता है, क्योंकि ससुर शब्द का स्त्रीलिंग जो है भाषा में कह लीजिए, लोक में कह लीजिए,
वो जो प्रचलित है वह स्वश्रु शब्द है। अब स्वश्रु शब्द बनाने के लिए कह लीजिए पाणिनि को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक सामान्य नियम बनाया उसके आधार पे तो ये बन नहीं रहा है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जिसे क्या कहते हैं उन्होंने ये वार्तिक पढ़ दिया। तो इसलिए स्वसुर जब आपने ऊ को कह लीजिए लोप कर दिया और जो अकार है उसका भी लोप कर दिया और उसमें मिलकर स्वसुरु बन गया। तो स्वसुर और स्वश्रु ये शब्द उस समय प्रचलित में थे, उसी के ये बनाया। उसके बाद में उरुत्तर पदादौपम्ये। अब उरु शब्द अभी जो हम पढ़ रहे थे इसमें उरु शब्द जी न कथयतु न प्रचलति कथयतु। तो उरुत्तर पदार्थ औपम्ये, उत्तर पदार्थ पंचमी विभक्ति एक वचन, औपम्ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और उंग जो है वो ऊपर से आ ही रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर उपमानवाची पूर्व पदम और उरु उत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् उंक्षात्, अर्थात ऐसा जो उदाहरण है यह समास में ही मिलेगा। जब एक दो पद हो गए तो उपमानवाची पूर्व पदम, एक पूर्व पद जो हो वो उपमानवाची हो। उपमानवाची आप जानते हैं जिससे उपमा दी जाए। उपमीयते अनया अनेन इति वा, तो हम कहते हैं उपमान बोलते हैं उसको। उपमा कहेंगे उपमीयते अनया और उपमा उपमीयते अनेन इति वा। तो उपमानवाची जो शब्द है और वो उरु उत्तर पद में होना चाहिए। ऐसा जो प्रातिपदिक हो उससे उंग हुआ। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है करभोरुहु, अब करभोरुहु का यहाँ पर उरु की कह लीजिए यहाँ पर उसकी उपमानवाची जो करभ है उससे कह लीजिए एक प्रकार से उपमानवाची पूर्व पद में है और उरु उत्तर पद में हो गया। तो यहाँ पर हमारे सूत्र की शर्त घट जाती है। तो ये कहते हैं करभौ, इसका कह लीजिए जो विच्छेद मतलब इसका विग्रह जो किया है, करभौ इव उरु यस्याह सा करभोरुहु, करभौ इव उरु यस्याह सा, करभ के समान मांसल पट्टों वाली स्त्री, ऐसा इन्होंने यहाँ पर इसका अर्थ किया है। इसमें आगे मणिबंध, हाथ के पहुंचे से लेकर कनिष्ठिका, अंगुली तक के जो हाथ की हथेलियों का पार्श्ववर्ती मांसल भाग उसे करभ कहते हैं। ये ऐसा इन्होंने लिखा। तो ये देखिए मतलब करभोरु, इसी पर कदली स्तंभोरु, रंभोरु, ये सब उरु शब्द उत्तर पद में होकर और उपमानवाची पूर्व पद में होगा। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। और ये तो हो गया। अगला सूत्र फिर यहाँ पर करते हैं, तो बहुत विस्तृत व्याख्या करते हैं, इसलिए हम उसको
संहित सफ लक्षण वामादेश्च। ठीक है, तो इसकी वृत्ति कुछ नहीं लिखी है, वृत्ति केवल ये लिख दिया अनौपम्यार्थम सूत्रम, कि पहले तो उपमानवाची पूर्व पद में होना चाहिए ऐसे था, है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई उपमा उपमा को जरूरी हो, बल्कि यहाँ पर तो जिसे क्या कहते हैं, जो संहित का अर्थ है संश्लिष्ट, जुड़ा हुआ, सटा हुआ, सब माने जो है खुर के लिए आता है, लक्षण लक्षणवान, सुलक्षण, वाम अति सुंदर। तो इनमें से यदि कोई पूर्व पद में तथा उरु शब्द जिसका उत्तर पद हो, ऐसे समस्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊं प्रत्यय हो जाता है। इसमें केवल बात यह है कि पूर्व पद में ये हो और उत्तर पद में ये हो। पूर्व पद जो हो वह उपमानवाची के रूप में हो, यह है, इसमें शर्त नहीं है, बस पूर्व में होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो शर्त थी, वहां पर साथ में ये भी शर्त थी कि वह उपमानवाची के रूप में होना चाहिए। इसलिए यहां पर संगीतौ उरु यस्याह, संश्लिष्ट अर्थात जिनकी जो उरु है, जंघाएं हैं, वे सटी हुई है। उरु यस्याह सा सफोरु, सफौ खुरौ उरु यस्याह, खुर हैं उरु जिसके, ऐसे अर्थ में बहुब्री समास, अर्थात इन्होंने कहा खुरु की तरह संश्लिष्ट, जैसे खुर संश्लिष्ट होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर अगला जो उदाहरण है, तो इसके लिए शुभ लक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लक्षण और रुहु, शुभ लक्षण युक्त, अब सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे बताए गए हैं। और वामोरु, वाम माने सुंदर, उरु माने जो कह लीजिए उरु जो पट्टों का यहाँ पर वाली स्त्री ऐसे है। तो ये देखिए क्या है कि मतलब उंग प्रत्यय करने वाले यदि स्त्री प्रकरण में देखें हम, केवल ये 4 सूत्र हैं, और इसमें एक उकारांत से उंग प्रत्यय करता है पंगु, क्योंकि जातिवाची नहीं है तो इसलिए, और ये उपमानवाची पूर्व पद में होगा और उत्तर में होगा, और ये इसमें ये शर्त नहीं है। अगला सूत्र है सारंग रवाद्योंगीन। यह भी एक गण है, जैसे पीछे गण आए थे, गौरादि गण आया, आजादी गण आया, और तो यहां पर इसमें जो है वो प्रत्यय का विधान कर रहे हैं और अय प्रत्यय को भी ले रहे हैं। तो सारंग रवादि, सारंग रवादि इति लुप्त पंचम्यंतम पृथक पदम, ऐसे ना, सारंग रवादे, है ना, सारंग रवाद्यों। तो यहाँ पर सारंग रवादी कह रहे हैं, ये पंचमी का ही है, लेकिन लगता है ऐसे सामान्य रूप से नहीं है, क्योंकि ना यहाँ लोप हो गए, अयः ये षष्ठी व्यक्ति गिन, ये ऊपर से सारी निवृत्ति आ रही है, जो अब अर्थ करते हैं कि सारंग रव आदि गण पठित प्रातिपदिक से तथा अय प्रत्यय का जो आकार अदंत जातिवाची प्रातिपदिक है, अय प्रत्यय का जो आकार अर्थात जिससे अय प्रत्यय होता है, अय प्रत्यय होने के बाद में वो तदंत अदंत बन जाएगा, और लेकिन वो जातिवाचक यदि प्रातिपदिक है तो उससे भी निष् प्रत्यय होगा। तो उदाहरण देते हैं इसका, सारंग रवि। तो ये देखिए सारंग रवि जो है ये इस गण में पठित है, इसलिए यहाँ पर इससे जो है अय प्रत्यय हो गया। इन्होंने और भी उदाहरण दिए होंगे, यहाँ पर ब्राह्मणी भी इन्होंने दिया है। तो सारंग रवि और ब्राह्मणी, ये 2 शब्द यहाँ पर इन्होंने उसमें लिए हैं। और अय की जो बात कर रहे थे कि अय जो है
अयो यो अकार, अय के कारण से जो अकारांश बना है, तो यहाँ पर विदस्य गोत्रापत्यम स्त्री वैदी, तो पहले जो विद शब्द है उससे गोत्रापत्य अर्थ में ये अनिशानंतरीय विदादिभ्यों से अ प्रत्यय करके वैद, ये शब्द पुल्लिंग में एक प्रकार से बनता है। और यदि स्त्री होगी तो तब उसके बाद में से, क्योंकि अय प्रत्यय यहाँ पर पहले हो चुका है, इसलिए अय प्रत्यय के कारण से अदंत बना है और जातिवाची शब्द है ये, तो यहाँ पर इसलिए जिसे क्या कहते हैं, यह प्रत्यय हो जाता है और आपका यहाँ पर फिर यह रूप बनता है। इसमें फिर एक वार्तिक इसमें भी दे दिया, नृ नारयो वृद्धिश्च, गणसूत्र ऐसी का कि नृ और नर ये दोनों जातिवाचक शब्द हैं, इनसे परे जो स्त्रीत्व की विवक्षा में भी गिन प्रत्यय होगा, और क्या होगा, कहते हैं वृद्धिश्च, और इनको वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि हो जाएगी, तो यदि नर को वृद्धि करे तो नारी, नार ई, नर प्लस ई तो नारी बन जाएगा, ना में आ हो जाएगा, और नरी को वृद्धि करेंगे तो नार बन जाएगा और ई बन जाएगा। तो कुल मिला के दोनों परिस्थिति में कह लीजिए वही शब्द बनेगा। इतना शब्द दोनों प्रकार से, तो नारी शब्द ही बनेगा स्त्रीलिंग में, तो नृ शब्द से भी और इस शब्द से भी, नर शब्द से भी, तो दोनों में ही रूप एक ही बनेगा। अगला, अब एक इतना सब कुछ करने के बाद में फिर भी देखना एक एक शब्द पे कितना ध्यान है। सारे प्रत्यय सारे इतने शब्द बना दिए, लेकिन फिर उनको नजर आया कि भाई युवती शब्द तो छूट गया। देखा, अब युवती के लिए कोई नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ती प्रत्यय तो हमने कैसे बनाए, युवती युवन शब्द है, इसलिए फिर अगला एक सूत्र बना दिया इन्होंने, युनस्तिहि, कि भाई युवन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में कह लीजिए ती प्रत्यय होगा, और युवन से ती कर दिया आपने तो युवती बन गया, ना का लोप हो गया। तो ये सारा आपने इसी के साथ में जो युवती शब्द की सिद्धि के साथ में कह लीजिए, यहाँ पर ये आपका स्त्री प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगभग समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये है, देखिए अभी जो हमने ये पूरा कह लीजिए पढ़ा, इससे आपको जैसे बात हो रही थी कैसे पता लगाना, इस प्रकार से तो कठिन है उसको देख के, लेकिन आपको एक दृष्टिकोण इससे ये मिलना चाहिए कि स्त्री तो जब हम किसी को कोई करते हैं, प्रत्यय बनाते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय का विधान करते हैं, तो सबसे पहले उस प्रातिपदिक का स्वरूप हम देखते हैं, फिर उस प्रातिपदिक में देखते हैं अकारांत है इकारांत है, फिर उससे आगे प्रत्ययों के आधार पर विचार करते हैं। प्रत्ययों के आधार पर विचार करने के बाद में फिर हम ये देखते हैं कि भाई किसी अर्थ इत्यादि का भी क्या इसमें कोई रोल हो सकता है, यदि हमें कोई प्रत्यय इत्यादि का रोल नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो जैसे कि कुछ विशेष पढ़ दिए कि लोक में उनका वैसे ही चलता है, इंद्राणी वरुणानी भवानी वाले जो ये सूत्र हैं, युवती शब्द आया, अब इसमें जिसे क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिए आप कि जो लोक में प्रचलित है, जो लोक में प्रयोग हो रहा है, उस लोक के शब्द को सिद्ध करने के लिए ही सारा का सारा प्रयास है। इससे आपको ये दृष्टिकोण मिला कि भाई देखो अकारांत शब्द, अकारांत जो कह लीजिए प्रातिपदिक हैं उनसे ज्यादातर टाप है इसमें जो हमने पढ़ा, और कह लीजिए नीश, नीन और गीत, ये प्रत्यय ज्यादा हुए हैं, ठीक है। और इकारांतों से भी कह लीजिए ये हुए हैं, जो इकारांत प्रातिपदिक हैं, उकारांत प्रातिपदिक हैं, उनसे भी ये प्रत्यय हुए हैं।
उकारांत में मुख्य रूप से केवल एक ही, मतलब एक तो ये हो गया उकारांत से, और एक वो तो गुणवचन आता आया था। तो जब आप इस प्रकार से थोड़ा सा, मतलब क्या है कि अच्छा अकारांत जो शब्द हैं मुख्य रूप से ये, और अकारांतों में फिर किस कंडीशन के कारण से इसमें नीश हो रहा है, किसमें गीन हो रहा है। उकारांतों में इसमें दो आपको मिल गए, एक भाई कह लीजिए गुणवाची जो प्रातिपदिक हैं उनसे हो रहा है, एक ये आपको कुछ शब्द मिल गए आपको उंगुतः वगैरह है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्त्री प्रत्यय हैं यह, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था शुरू में कि ये देखिए इस पहले प्रातिपदिक का स्वरूप ही हमें, एक तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, कृदंत प्रातिपदिक है, तद्धितांत प्रातिपदिक है, समासांत प्रातिपदिक है। जब ये हमें पहले हमारी पृष्ठभूमि तैयार होगी, जब हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा कृदंत तो ये है, अच्छा ये तद्धितांत है, तद्धितांत लगने, तद्धित प्रत्यय लगने के बाद में इसका क्या रूप बनता है, यदि आपको ये पता चलता है अब इसमें आगे क्या होगा, तब ये आपकी दृष्टि धीरे धीरे बनेगी। तो ये तो कह लीजिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मैंने यथामति और यथा शक्ति मैंने प्रयास किया आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। अब आपकी आज के पाठ से या कोई और भी जिज्ञासा आपकी हो तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप पूछिए, तो हो सकता है कि कुछ मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और आपका भी मैं प्रयास करूंगा। जिसके भी प्रश्न है वो अपना माइक अनम्यूट करके, हाथ उठा के और माइक अनम्यूट करके एक एक करके अपने प्रश्न रख सकते हैं। तो आप लोगों को अपना माइक अनम्यूट करने में अभी सक्षम है आप लोग। और मैं जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आप लघु सिद्धांत कौमुदी की जो ये धैमी व्याख्या है ये थोड़ा इसका इसकी सहायता लें। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे पीछे आप जाएंगे तो इसमें वो दिए हुए हैं परिशिष्ट दिए हुए हैं। ये ऐसे देखिए अभ्यास 2 का ये परिशिष्ट हो गया, उसके बाद में ये पूरे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, फिर अपने आप में ये परिशिष्टांत शुद्धा शुद्ध बोधक शतकम, स्त्री प्रत्यय प्रकरणगता अष्टाध्यायी सूत्र तालिका, वार्तिकादि उदाहरण तालिका, सूत्र पर विशेष द्रष्टव्य स्थल तालिका स्मरणीय, तो ऐसे बहुत सारी चीज। तो इसमें कम से कम ये शुद्धा शुद्ध शतकम है, तो इससे मुझे लगता है कि आपको बार बार जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से देखिए इसमें खुद लिखते हैं इस परिशिष्ट में विद्यार्थी को स्त्री प्रत्ययों के विषय में सावधान एवं चौकन्ना रखने के लिए शुद्धा शुद्ध मिश्रित प्रायः स्वनिर्मित 100 पद्य खंडों का समायोजन किया गया है। इनमें स्त्री प्रत्यय विषयक विवेच्य पदों को सूक्ष्म टाइप में दर्शाया गया है। प्रत्येक पद्य खंड के नीचे विवेच्य पदों का साधुत्व या असाधुत्व सहेतुक सरल भाषा में खोलकर समझाया गया है। विद्यार्थियों को इस परिशिष्ट के अभ्यास से अन्यत्र भी अशुद्धियों के पकड़ने में महती निपुणता प्राप्त होगी। आप सोच लीजिए यदि आपने 100 पद्यों को आपने विवेचन कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक विकास होगा। प्राणी नाम ईश्वरी में त्वम जीवता शरदः शतम, ये क्या ईश प्रत्यय धातु से ये वरच प्रत्यय हुआ है। अब वरच प्रत्यय ईश्वर बनता है, तो अब ईश्वर तो बन गया, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो आप कहते हैं ई तो दिखाई दे रहा है, अब ईश गीप जिन 3 है हमारे सामने। तो अब हमें अपना जो हमने प्रत्ययों के आधार पर जो पाणिनि ने स्त्री प्रत्यय आपको बताए हैं उन पे जाना चाहिए। अच्छा भी कौन कौन से प्रत्यय, यह प्रत्यय का बताया है, वहां पर यह प्रत्यय नहीं है, यह प्रत्यय नहीं है यहाँ पर। अच्छा और कौन सा प्रत्यय है? ऐसे करके जब आप विचार करेंगे तो जब बार बार विचार करेंगे, जैसे इन्होंने खुद लिखा स्त्रीत्व में ये टाप करने पर ईश्वरा होना चाहिए, है ना। यदि यहाँ औणादिक वरट
प्रत्यय माने तो इससे गीश होकर प्रयोग भी शुद्ध कहा जा सकता है। यदि अदंत है, देखिए यदि, क्योंकि वरच वरच प्रत्यय किया है यहाँ पर, और वरच प्रत्यय तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था, जो अभी तक हमने पढ़ा वरच प्रत्यय कहीं नहीं आया। ढाण द्वैस दग्न मात्र ठक ठक कय क्वरपः, तो ऐसे, तो इसलिए, लेकिन यदि वरट यदि कोई मान ले तो वरट से ईश्वरी और ईश्वरा दोनों शब्द बन सकते हैं, इसलिए इन्होंने जो ईश्वरी वो टित मान के किया है। इसी प्रकार नस्वराम संपदम प्राप्य को धन्यो भुवि मानवः, तो नश्वर, यहाँ पर देखिए नश्वर शब्द में क्वरप प्रत्यय हुआ, और क्वरप प्रत्यय कहाँ आया था, ढाणे सूत्र में आया था, इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ क्वरप प्रत्यय होता है, यहाँ पर गीप होना चाहिए। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये आपके नेट परीक्षा की दृष्टि से यदि आप इसका थोड़ा सा पढ़ें, और जहां पर कभी यहाँ कहीं दिक्कत हो तो उसके लिए आप अपने जो आपके अध्यापक गण हैं, पढ़ाते हैं, या जैसे भी उस विषय में थोड़ा सा आप उनसे कभी सहायता ले सकते हैं। मान लीजिए आप कभी अपने ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिए, और वहां पर जो जो समस्याएं हैं, जहां नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन आप केवल शंका समाधान के लिए आप जुड़ जाइए। तो ये मेरा एक केवल एक सुझाव है, बाकी आप लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं। आगे कुछ कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। मनोज जी। हाँ बोलिए मनोज जी, आवाज आपके भी नहीं आई मेरे पास तक। पंडित शब्द चतुर्थी एक वचन में क्या बढ़ेगा? है जी, पंडित शब्द, पंडित हाँ कि चतुर्थी एक वचन? हाँ बिल्कुल, यदि हम पंडित शब्द पे जाएं तो अब पंडित शब्द है, अब देखिए हम कौन सा प्रत्यय, इतच प्रत्यय, यदि आपने ये ट्रेस कर लिया कि पंडित शब्द जो है इसमें इतच प्रत्यय होता है, पंडा है ना, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, पंडा अस्य संजातम इति पंडितः। तो अब पंडित इतच प्रत्यय तो हमने यहाँ पर इसमें कहीं पढ़ा नहीं, तो अब इसका मतलब है कि जो निश भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमने इसलिए सामान्य जो है पंडित, पंडिता, ता प्रत्यय यहाँ पर होना चाहिए, पंडिता। और मैं ये देखिए फिर वही मैं कह रहा हूं बार बार कि लोक को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। लोक में क्या शब्द प्रचलित है, अब कोई कहे कि जो युवक है तो युवन शब्द है, नकारांत है, और नकारांत होने के कारण से अभी एक सूत्र उस दिन जो कह रहे थे कोई सज्जन, हम जो कि मैंने कहा कि आपके इसमें नहीं है, ऋण्येभ्यो ऋकारांत और नकारांत प्रातिपदिकों से नीब प्रत्यय होता है, सूत्र तो यह कहता है। इसलिए युवन शब्द है तो युवन से जो है आप नीप प्रत्यय कर दीजिए युवनी, लेकिन युवनी आपके सूत्र से नहीं चलेगा, क्योंकि युवक शब्द का स्त्रीलिंग लोक में भाषा में जो प्रचलित है युवती शब्द प्रचलित है, इसलिए आपको युवती की दृष्टि से विचार करना होगा, न कि केवल सूत्र। सूत्र नहीं है, पहले आपको उदाहरण है, पहले लौकिक हमारे पास में भाषा, उसके आधार पर कह लीजिए हम ऐसा करेंगे। क्लियर? और किसी का कोई प्रश्न हो तो? प्रवीण जी और कोई हो तो देख लीजिए प्लीज। बाकी यदि चलिए समय भी हो ही गया है लगभग, और बाकी देखिए क्या है कि बहुत ही शीघ्रता में अचानक ही कह लीजिए ऐसा वो रहा, और मैं बहुत, क्योंकि पढ़ा नहीं था, समय नहीं था बहुत ज्यादा, और मैं आप लोगों का क्या किस प्रकार का बैकग्राउंड है, आपका लेवल क्या है,
आपने किस लेवल तक पढ़ा है, किसकी कितनी योग्यता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैंने तो एक केवल ये मान के कि शायद नेट की तैयारी की बात है तो शायद एमए के बच्चे होंगे, और हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे व्याकरण हैं, व्याकरण ऑप्शन वाले हैं, कुछ साहित्य के हो सकते हैं। तो किसकी कितनी गति है ये मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने केवल एक लघु सिद्धांत कौमुदी एमए के लेवल से सोच के कि बच्चों को इतना तो पता ही होता है, पूर्व जान ऐसा मान के बहुत सारी चीजें मैंने ये मान ली कि वो अंडरस्टूड है, उनको आती है। हो सकता नहीं आती हो तो कहीं पर इस प्रकार का आपको कमी खली होगी, तो उसके लिए कह लीजिए फिर कभी प्रयास करेंगे, यदि कभी ऐसा अवसर मिला तो एक अलग फिर उसको उससे लेके चलना पड़ेगा, है ना। मैं तो यही मान के चला कि सब एमए के हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पता ही है। तो बस इतना ही कहता हूँ, और बाकी प्रवीण जी मुझे लगता है कि समय भी हो गया, आप इसका विधिवत जो आपकी प्रक्रिया है उसके अनुसार इसका समापन कीजिए। अस्तु महोदय, धन्यवादः। भवतां हृदयपक्षतः सर्वे यत्र छात्राः सन्ति सर्वेषां पक्षतः भवतः भूरिशः धन्यवादः। यतोहि भवान् अति व्यस्ततं समयेषु भवान् समयं स्वीकृत्य अस्मान् बोधयति, पाठयति। तस्य कृते भवतः भूरिशः धन्यवादः। प्रवीण महोदय, अद्य किंचित व्यस्तता आसीत्, अतः अहं कक्षां न स्वीकृतवान्। पुनः रिकॉर्डेड अस्ति, अनन्तरं पठिष्यामि।